स्पर्श भाग 2 कक्षा 10वीं हिंदी द्वितीय भाषा के पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 3 ततारा वामेरो कथा आज हम पढ़ेंगे। तत्पूर्वी लेखक लीलाधर मंडलोई जी के जीवनी पर प्रकाश डालेंगे। 1954 की जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुड़ी में जन्मे लीलाधर मंडलोई की शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। तो 1954 में जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के गुड़ी नामक गांव में लीलाधर मंडलोई जी का जन्म हुआ और इनकी शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन की ओर से आमंत्रित किए गए। तो प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए 1987 में इन्हें कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन की ओर से आमंत्रण दिया गया। इन दिनों प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार संभाल रहे हैं। तो छात्रों, लेखक इन दिनों में प्रसार भारती दूरदर्शन में महानिदेशक का कार्यभार संभाल रहे हैं। लीलाधर मंडलोई मूलतः कवि है। वे मूलतः कवि है। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ आंचल की बोली की मिठास और वहाँ के जनजीवन का सजीव चित्रण है। तो इनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहाँ के जनजीवन का सजीव चित्रण पाया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा इनका गद्य अपने आप में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन भी है। तो छात्रों, अंडमान निकोबार जनजातियों के ऊपर लिखा गया गद्य समाजशास्त्रीय अध्ययन भी माना जाता है। उनका कवि मन ही वह स्रोत है जो उन्हें लोककथा, लोकगीत, यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया, रिपोर्टाज और आलोचना लेखन की ओर प्रवृत्त करता है। अपने रचना कर्म के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित मंडलोई की प्रमुख कृतियां हैं घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज़, देखा अनदेखा और काला पानी। छात्रों, अभी हम पाठ की ओर मुड़ेंगे। जो सभ्यता जितनी पुरानी है उसके बारे में उतने ही ज़्यादा किस्से कहानियाँ सुनने को मिलती है। तो हमें पता है छात्रों, जो सभ्यता संस्कृति जितनी भी प्राचीन काल की हो, पुरानी हो, उसमें उतने ज़्यादा किस्से और कहानियाँ हमें सुनने को मिलती है। किस्से ज़रूरी नहीं कि सचमुच उस रूप में घटित हुए हो जिस रूप में हमें सुनने या पढ़ने को मिलते हैं। तो यह ज़रूरी नहीं है छात्रों कि जिस रूप में हमारे सामने पढ़ने लिखने को किस्से मिलते हैं उसी रूप में घटित हुए हो। इतना ज़रूर है कि इन किस्सों में कोई न कोई संदेश या सीख निहित होती है। तो इन किस्सों में, कहानियों में कोई न कोई संदेश या सीख हमें मिलती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तमाम तरह के किस्से मशहूर है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अनेक प्रकार के किस्से मशहूर है। इनमें से कुछ को लीलाधर मंडलोई ने फिर से लिखा है। तो कुछ किस्सों को लेखक जी ने फिर से लिखा है। प्रस्तुत पाठ ततारा वामेरो कथा इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। प्रस्तुत पाठ जो ततारा वामेरो कथा इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था। इस द्वीप पर विद्वेष गहरी जड़ों को जमा चुका था
उसी विद्वेष को जड़ से उखाड़ने के लिए युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा था। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है। प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। तो प्रेम सबको जोड़ता है छात्रों, हमें पता है, और घृणा दूरियां बढ़ाता है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। समाज के लिए अपने प्रेम को बलिदान करना, अपने जीवन तक को बलिदान करना, यह समाज के लोग कभी भूल नहीं पाते, बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ भी जाने नहीं देते। तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। तो उस द्वीप के निवासी आज भी इन युगल प्रेमियों की कथा को आज भी याद करते हैं बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ। अब हम पाठ की ओर बढ़ेंगे। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है। तो अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है, अंतिम दाहिनी द्वीप मानी जाती है, वह है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर से अंडमान लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर बसा हुआ है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है। तो इसके तुरंत बाद निकोबार द्वीप की श्रृंखला आरंभ होती है। श्रृंखला यानी कि क्रम द्वीपों का, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है, जो निकोबारी लोगों की आरंभिक संस्कृति के केंद्र माने जाते हैं। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है। तो निकोबार द्वीप समूह जो है वह पहला द्वीप है। कार निकोबार जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। तो कार निकोबार लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूरी पर बसा हुआ है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। तो निकोबारी लोगों का विश्वास है कि प्राचीन काल में सदियों पहले ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। तो ये दोनों द्वीप विभक्त होने का, बट जाने का की एक लोक कथा है, उसे आज भी वहाँ पर दोहराया जाता है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव बसा था। तो आज से सदियों पहले लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे। वहाँ एक सुंदर सा गांव बसा हुआ था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। तो उस युवक का नाम है ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। सारे निकोबारी लोग उसे बेहद प्रेम किया करते थे, क्योंकि वह मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहता था। अपने गांव वालों को ही नहीं, बल्कि समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य मानता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। तो उसके इसी त्याग के वजह से उसका नाम चर्चित था। चर्चित मतलब चर्चा में आया हुआ था। सभी उसका आदर करते, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहाँ पहुँच जाता। तो सभी बड़े आदर पूर्वक उसे देखा करते और वक्त मुसीबत पर उसे याद करते, तो वह भागा दौड़ा पहुँच जाता है।
दूसरे गांवों में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रण किया जाता। तो दूसरे गांवों में भी उसे पर्व या त्योहार के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रण दिया जाता है। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से उसके करीब रहना चाहते। तो लोग उसका व्यक्तित्व आकर्षक था, मतलब बाहरी रूप आकर्षक था, मनमोहक था। उसके बावजूद आत्मीय स्वभाव का व्यक्ति था वह, इसीलिए उसके करीब रहना चाहते थे सारे लोग। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। तो पारंपरिक पोशाक, परंपरा से आया हुआ पोशाक वह पहनाया करता था और कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। तलवार लकड़ी की होने के बावजूद लोगों का कहना था कि उस तलवार में दैवीय शक्ति थी। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता। तो ततारा अपनी तलवार को खुद से अलग भी नहीं करता और दूसरों के सामने उसका उपयोग भी नहीं करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाघ तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। तो उसके कारनामे, उसके काम बहुत चर्चित और साहसिक होते थे। इसी कारणवश सभी लोग उस तलवार में अद्भुत शक्ति है यह मानते थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। तो ततारा की तलवार जो है वह एक असाधारण रहस्य की बात थी। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। तो एक शाम को दिन भर थका मांदा ततारा समुद्र के किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। तो क्षितिज के तले डूबना, इसका अर्थ है छात्रों धरती आकाश के मिलन का स्थान। जब हम किसी समुद्र को निहारते हैं दूर दूर तक शाम के समय, तब धरती और आकाश या जल और आकाश एक ही हुआ दिखाई देता है। ऐसे स्थान को क्षितिज तले डूबना ऐसा कहा जाता है। तो सूरज डूबने को था, समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी, समुद्र से ठंडी हवाएं बह रही थी, पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटे शनै शनै क्षीण होने को थी। तो पक्षियों की सायंकालीन संध्या समय की चहचहाटे धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी। उसका मन शांत था, ततारा का मन बहुत शांत था। विचारमग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तो ततारा विचारमग्न हुआ था और समुद्री रेती पर, बालू यानी कि रेती पर बैठकर वह सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को देखने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। उसी वक्त उसे एक मधुर गीत सुनाई दिया कानों में। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। गीत की जो आवाज़ थी वह बहती हुई उसकी ओर ही बढ़ रही थी, ऐसा महसूस होने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। लहरों के तेज धक्के के साथ उसकी तंद्रा यानी कि एकाग्रता भंग हो गई। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा। जैसे ही होश में आया तो जिस ओर से गीत की आवाज़ सुनाई दे रही थी उस ओर बढ़ने को वह
मजबूर हो उठा। जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे, जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे, उसी ओर वह जाने लगा। विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। उसका मन विकल हो गया था, व्याकुल हो गया था, उस गीत की ओर बढ़ता चला गया। अंततः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। तो उसको एक युवती दिखाई दी। वह ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध होकर, बेसुध होना बेहोश होना, एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारने लगी, देखने लगी। यह एक श्रृंगार गीत था, वह एक प्रेम भरा गीत था। उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निःशब्द ताके जा रहा है। ज्ञात होना, पता चलना। तो छात्र, उसे पता ही नहीं कि कोई अजनबी अनजाना युवक उसे निःशब्द से देखता जा रहा है। ताकना, देखना। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। तो एक समुद्र की ऊंची लहर उठी और उसे भिगो दिया। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। उसी हड़बड़ाहट में वह गाना भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनी। वह खुद को संभलने से पहले ही उसके कानों में एक गंभीर और आकर्षक आवाज़ सुनाई दी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा विनम्रतापूर्वक कहा। ततारा ने बड़ी विनम्रता से प्रश्न पूछा उस युवती से कि तुमने एकाएक इस गाने को अधूरा क्यों छोड़ दिया? अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई। वह हैरान हो गई। विस्मित होना, हैरान होना। कोई सुंदर युवक उसके सामने खड़े होकर प्रश्न पूछ रहा है, यह देखकर वह हैरान हो गई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। खुद को संयमित करते करते वह बड़ी बेरुखी से, रूखेपन के साथ, बेरुखी, रूखेपन के साथ उसने जवाब दिया। पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घरेलू और घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण। तो वह युवती पूछने लगी कि इस तरह मुझे प्रश्न पूछने का, अनुचित प्रश्न पूछने का कारण क्या है? असंगत यानी कि अनुचित प्रश्न पूछने का कारण क्या है? अपने गांव के अलावा किसी और दूसरे गांव की युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं। तो उस समय रिवाज था कि एक गांव की लड़की दूसरे गांव के लड़के से संबंध भी नहीं जोड़ेगी और बातें भी नहीं करेगी। इसलिए वह कह रही थी कि तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ, मजबूर नहीं हूँ। यह तुम भी जानते हो, यह तुम भी अच्छी तरह से जानते हो, उस युवती ने कहा। ततारा मानो सुध-बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया। तो ततारा ने जवाब तो दिया नहीं, पर पुनः उसी प्रश्न को दोहराया। तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। तो ततारा ने फिर से उसके सुरीले कंठ की, मीठे आवाज़ की तारीफ करते करते गीत गाने के लिए उसे प्रोत्साहन देता जा रहा है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ, युवती ने कहा। तो युवती ने उत्तर दिया कि यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है।
सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। तो युवती लपाती गांव में से थी, तो उसने लपाती गांव में उस युवक को कभी नहीं देखा था। ततारा सम्मोहित था। उसने कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच न सकी। तो ततारा उस युवती के ऊपर मुग्ध हो उठा था, इसलिए उसके कानों में उसकी कोई आवाज़ पहुंच न सकी। उसने पुनः विनय की। विनय यानी कि प्रार्थना। उसने दोबारा प्रार्थना की कि तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ ना। युवती झुंझला उठी। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चयतापूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा। तो वह युवती खींच उठी, झुंझला उठी और उसने बड़े गुस्से से निश्चयतापूर्वक एक बार पुनः लगभग बहुत विरोध करते हुए ही कड़े स्वर में कहा, ढीठता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग आलाप कर रहे हो। तो तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ती है कि मैं तुम्हारा परिचय पूछते जा रही हूँ और तुम तो एक ही राग आलाप कर रहे हो। गीत गाओ, गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। तो छात्र, यहाँ पर गांव का नियम ऐसा है कि एक गांव की लड़की दूसरे गांव के लड़के से बात नहीं करेगी। ऐसे नियम को तोड़ने का अधिकार किसे भी नहीं है, यह वह युवती बताना चाहती है। इतना बोलकर वह जाने के लिए मुड़ी। ततारा को मानो कुछ होश आया। जब वह जाने के लिए मुड़ी तो ततारा को होश आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोक कर मानो गिड़गिड़ाने लगा। उसके सामने जाकर रास्ता रोकने के लिए उसने प्रयत्न किया और विनती करने लगा उससे, मुझे माफ़ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तो विचलित होना, भावुक होना। तो ततारा बड़ी विनम्रता से उस युवती से कहने लगा कि मैं जीवन में पहली बार इस तरह भावुक हो गया हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई है। तुम्हें देखकर मेरे प्राण खो बैठा हूँ। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूँगा, बस अपना नाम बता दो। तो वह उससे पूछने लगा, तुम्हारा नाम बता दो, मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूँगा। ततारा ने विवशता में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। तो ततारा ने उस युवती के चेहरे के ऊपर अपने आँखों को केंद्रित किया तो उसे पता चला कि वह विनयशील युवती है। वामीरो, एक रस घोलती आवाज़ उसके कानों में पहुंची। तो उस युवती का नाम वह बता रही थी, वामीरो। वाह, कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी न यहाँ? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा। तो ततारा ने फिर वही प्रश्न दोहराया, कल भी तुम आओगे न इसी स्थान पर? नहीं, शायद कभी नहीं, वामिरो ने अन्य मनस्कता पूर्वक कहा और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। तो छात्रों, यहाँ पर अन्य मनस्कता पूर्वक, इसका अर्थ है अनमना होना। उसका मन नहीं लग रहा था। अनमने भाव से उसने कह दिया कि शायद मैं कभी नहीं आऊँगी इस जगह पर, और झटके से लपाती की ओर दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे, वामिरो, मेरा नाम ततारा है, कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूँगा। तो ततारा ने खुद का नाम उसे बताते हुए उसी चट्टान पर प्रतीक्षा करने की बात उसे समझा रहा था। तुम्हारी बाट जोहूँगा, जरूर आना।
तो तुम्हारा इंतज़ार मैं इसी स्थान पर करूँगा, ज़रूर आना। वामिरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। वामिरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। तो वामिरो जैसे ही घर पहुंची तो अंदर से अपने हृदय में वह बेचैनी सी महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। ततारा से मुक्त होने के लिए वह झूठी बेचैनी जता रही थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाज़ा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। उसके मन को किसी और दिशा में परिवर्तित करने के लिए प्रयास कर रही थी। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। तो वह शायद बहुत देर तक प्रयास कर रही थी उसे भूल जाने का, पर ततारा का याचना भरा वह स्वर उसके आंखों में तैर जा रहा था। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था। तो इसके पहले उस युवती ने, वामिरो ने, ततारा के बारे में अनेक कहानियां सुन रखी थी। तो उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत और साहसी व्यक्ति है, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। वही साहसी व्यक्ति उसके रूप में एक अलग रूप में आया था। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। ततारा सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत और सभ्य और भोला व्यक्ति लगने लगा उसे। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था। सचमुच ततारा का व्यक्तित्व ऐसे ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी। तो वामिरो अपने जीवन साथी के बारे में ठीक इसी प्रकार सोचती थी। ऐसा ही व्यक्ति उसे चाहिए था, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ वह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। तो ततारा और वामिरो दूसरे गांव के होने के कारण यह संबंध जोड़ना विरुद्ध था, कुछ विपरीत था। अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा। तो वामिरो निश्चय कर चुकी थी कि उसे भूल जाना ही उसके लिए अच्छा होगा, श्रेयस्कर, उसका भला होगा उसमें ही। किंतु वह असंभव जान पड़ा। परंतु वह वामिरो के लिए असंभव था। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। तो निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा करता हुआ ततारा का वही चेहरा उसके सामने आ जाता। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे। तो किसी तरह रात बीत गई और दोनों, ततारा और वामिरो के दोनों के हृदय व्यथित थे। व्यथित का मतलब है व्याकुल। किसी तरह आँच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। तो दूसरा दिन उगा, दूसरा दिन सूरज आकाश में आ गया है। शाम की प्रतीक्षा थी ततारा के लिए, मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। तो ततारा पूरे जीवन भर में कभी ऐसी इच्छा उसने व्यक्त नहीं किया था जो वह वामिरो का इंतज़ार करता दिखाई दे रहा था। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। तो उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसी घटना पहली बार घटी थी। वह अचंभित था, वह
आश्चर्यचकित था, साथ ही रोमांचित भी, साथ ही वह पुलकित भी हो रहा था। दिन ढलने के काफी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। दिन ढलने से पहले ही वह उसी समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। वामिरों की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। तो ततारा वामिरों की प्रतीक्षा कर रहा था। उसे एक एक पल भारी लगने लगा। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। अगर वामिरो न आई तो वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था। तो उसके अंदर, हृदय के अंदर एक आशंका थी, एक डर था, भय था कि अगर वामिरो न आई तो वह कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा था। सिर्फ प्रतीक्षारत था, सिर्फ इंतजार करता बैठा था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। तो वह आशा की किरण समुद्र की देह पर जैसे डूबती किरणों की तरह वह भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। तो लपाती गांव की थी वामिरो। तो लपाती का रास्ता, वह उस रास्ते पर नजरें दौड़ाता बैठा था। सहसा नारियल की झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई। तो नारियल की झुरमुट, नारियल के पेड़ों के झुंड के पीछे एक आकार उसे साफ दिखाई दे रहा था। कुछ और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह वामिरो थी। तो छात्रों, नारियल के झुरमुट के पीछे वामिरो ही थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। उसे पता चला कि वह घबराहट में दिखाई दे रही थी। वह अपने को कुछ छुपाते हुए बढ़ रही थी। खुद को छुपाते छुपाते वह आगे बढ़ रही थी। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती। तो बीच रास्ते में इधर उधर दृष्टि दौड़ाती थी। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई। फिर वह तेज कदमों के साथ चलती हुई ततारा के सामने आकर रुक गई। ठिठकना, रुक जाना, दोनों शब्दहीन थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। दोनों भी शब्दहीन थे और कुछ ऐसी चीज थी दोनों के अंदर, कुछ ऐसी लहर थी दोनों के भीतर, वह बह रही थी। एक टक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। दोनों एक दूसरे की ओर निहारते थे, देख रहे थे। ऐसे परिस्थिति में जाने कितने देर वे खड़े थे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। सूरज समुद्र की लहरों में खोता हुआ दिखाई दे रहा था। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिरो कुछ सचेत हुई। तो अंधेरा बढ़ने के कारण वामिरो होश में आ गई, सचेत हो गई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। ततारा अभी भी वहीं पर उसी स्थान पर खड़ा हुआ, शब्दहीन होकर। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। दोनों उसी ओर, उसी जगह पर पहुंचते और एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर निर्निमेष यानी कि निरंतर देखते रहते। भीतर समर्पण था। अंदर, दोनों के हृदय के अंदर एक समर्पण का भाव था जो अनवरत गहरा था, जो बहुत गहरा महसूस हो रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भाप लिया
और खबर हवा की तरह बह उठी। तो लपाती के कुछ युवकों ने इन दोनों के प्रेम को देख लिया। मूक प्रेम यानी छात्रों शब्दहीन होकर दोनों एक दूसरे की ओर देखते रहे ना। तो यह खबर हवा में यह खबर लपाती गांव में युवकों द्वारा फैल गई। वामिरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। तो वामिरो लपाती गांव से थी और ततारा पासा नामक गांव का था। दोनों का संबंध न था। दोनों का कभी संबंध नहीं आया था। रीति के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। तो रीति यानी परंपरा के अनुसार, रिवाज के अनुसार दोनों को एक गांव का होना आवश्यक था। वामिरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अड़िग रहे। तो वामिरो और ततारा को समझाने के प्रयास निरंतर कर रहे थे, बट दोनों अपने शब्दों पर अड़िग थे। अड़िग यानी टिके हुए थे। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे। तो नियम के अनुसार नियमित रूप से हर रोज वे उसी समुद्र की चट्टान पर मिलते रहे। अफवाहें फैलती रही। अफवाहें यानी उड़ती हुई खबर। ऐसे अफवाहें दोनों गांव में फैलते रहे। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। तो इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। उसके बाद पशु पर्व का आयोजन पासा गांव में किया गया। पशु पर्व में हृष्ट-पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। तो यहाँ पर शरीर से मजबूत पशुओं का प्रदर्शन होता है। उसके अलावा पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा, उसकी भी प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन होती है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। तो साल में एक बार सभी गांव के लोग इस पशु पर्व में हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। तो प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद नृत्य, संगीत और भोजन का भी प्रबंध होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। तो पासा गांव में जैसे ही दिन ढल गया, सभी जमा होने लगे थे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। तो अनेक प्रकार के कार्यक्रम होने के कारण कार्यक्रम धीरे धीरे शुरू हो गए। ततारा का मन इनसे सभी ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक न था। तो ततारा का मन इन कार्यक्रमों में नहीं लग रहा था। तनिक यानी जरा भी। उसकी व्याकुल आंखें वामिरो को ढूंढने में व्यस्त थी। तो उसकी व्याकुल आंखों में सिर्फ वामिरो दिखाई दे रही थी। वह वामिरो को ढूंढने लगा। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखाई दिया। तो नारियल के झुरमुट के पीछे से, झुंड के पीछे से कोई उसे ताकता हुआ, देखता हुआ दिखाई दिया। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। थोड़ा करीब जाकर देखा तो उसे पता चला वामिरो ही थी, जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी। वह डर के मारे सामने आने के लिए संकोच कर रही थी। झिझकना, संकोच करना। उसकी आंखें तरल थी। उसकी आंखों में आंसू थे।
होठ कांप रहे थे, उसके होठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। ततारा विह्वल हुआ। ततारा बहुत भावुक हो गया है। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। रोने की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी। तो वामिरो की रोने की आवाज़ ऊंची होती जा रही थी। ततारा किंग कर्तव्य मोड़ था। तो ततारा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस चक्कर में पड़ा हुआ था। वामिरो वामिरो के रुदन स्वर को सुनकर उसकी माँ वहाँ पहुँची। तो वामिरो के रोते हुए रोने की आवाज़ सुनकर उसकी माँ वहाँ पर पहुँच गई और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। आग बबूला मुहावरा है, बहुत गुस्से में आना उसका अर्थ होता है। तो उसकी माँ दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी, बहुत क्रोधित हो उठी। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। तो सारे गांव वाले उनकी तरफ देख रहे थे, तो उसे बहुत अपमानजनक लग रहा था। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। तो इसी बीच में गांव के सारे लोग वहां पहुंच गए। वामिरो की माँ क्रोध में उफन उठी। तो वामिरो की माँ क्रोध से उबल पड़ी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। ततारा को अनेक तरह से उसने अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाज़ें उठाने लगी। तो गांव के लोग भी ततारा के विरोध में ही आवाज़ उठाए। यह ततारा के लिए असहनीय था। यह सब ततारा के लिए सहनशीलता के परे था। वामिरो अब भी रोए जा रही थी। वामिरो रोते जा रही थी। ततारा भी उसे गुस्से से भर उठा। ततारा बहुत गुस्से में हो उठा। उसे वहाँ विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था। जहाँ की विवाह की निषेध परंपरा, जो पुराना रिवाज था, एक गांव की लड़की दूसरे गांव के लड़के से ब्याह नहीं कर सकती, इस परंपरा पर वह उसे बहुत क्षोभ था। क्षोभ यानी कि गुस्सा था। वही अपनी असहायता पर खींचा। तो अपनी असहायता के ऊपर उसने खींच उठा। वामिरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। जैसे वामिरो रोए जा रही थी, उसका दुख उसे देखा नहीं जा रहा था, वह और गहरा हो रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। वह कुछ बेचैन सा हो गया था। उसे पता नहीं चल रहा था क्या करना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। अप्रत्याशित उसका हाथ उसके तलवार पर जा उठा। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। वह क्रोधित हो उठा और तलवार को उठाकर विचार कर रहा था। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। तो ततारा का क्रोध अग्नि की तरह बढ़ता जा रहा था। लोग सहम उठे। एक सन्नाटा सा खींच गया। वहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ दिखाई दे रहा था। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया। तो जिस तलवार को ततारा ने उठाया था, उसी तलवार को बड़ी क्रोध के साथ शक्ति भरकर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा और धरती में घोंप कर उसे बड़ी ताकत के साथ खींचता जा रहा था।
वह पसीने से नहा उठा। वह पसीने से लथपथ हो गया था। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। उस तलवार को अपनी तरफ खींचता हुआ दूर दूर तक जाने लगा। वह हाँफ रहा था। वह क्रोध के मारे हाँफ रहा था। अचानक जहाँ तक लकीर खींच गई थी वहाँ एक दरार होने लगी। जैसे जैसे लकीर खींचता वह आगे बढ़ रहा था, उस लकीर पर दरार पड़ रही थी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। ऐसा महसूस हो रहा था मानो धरती दो टुकड़ों में बट रही है। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती जा रही थी। तो लकीर की सीधे लकीर में धरती फटती दिखाई दे रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। ततारा द्वीप के अंतिम सिरे तक उस धरती को काटता चला जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे। सारे लोग भयभीत हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी। लोगों ने कभी ऐसे दृश्य की कल्पना भी नहीं किए थे। वे सिहर उठे, वे कांप रहे थे। उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी। दूसरे धरती के किनारे पर वामिरो चीखती हुई ततारा ततारा उसके नाम से करुण चीख निकल रही थी, मानो उसी गड़गड़ाहट में वह डूब गई। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। जैसे ही धरती के अंदर दरार पड़ गई, ततारा एक तरफ थी और वामिरो दूसरी धरती पर टिका हुआ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। तो जैसे द्वीप के अंतिम सिरे तक वह तलवार से धरती को काटते हुए अंतिम सिरे तक पहुंच गया, तब धरती दो टुकड़ों में बट गई। विभक्त होना, बट जाना। एक तरफ ततारा था, दूसरी तरफ वामिरो। इस प्रकार छात्रों, एक तरफ ततारा और दूसरे धरती पर वामिरो, दोनों अलग हो चुके थे। ततारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा। जैसे ही ततारा को होश आया, उसने देखा कि धरती द्वीप पूरा समुद्र के अंदर धंसते जा रहा था। धंसना, नीचे की ओर सरकना। वह छटपटाने लगा, वह व्याकुल हो उठा। उसने छलांग लगाकर दूसरा किनारा थामना चाहा, तो एक धरती पर से दूसरे द्वीप पर छलांग लगाकर उस किनारे को थामना चाहता था, पकड़ना चाहता था। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। तो उसकी पकड़ बहुत ढीली हो गई और वह नीचे की तरफ समुद्र की सतह पर समुद्र में फिसलने लगा। लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामिरो वामिरो वामिरो। उधर वामिरो भी ततारा 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 पुकार रही थी। तो इस धरती पर ततारा वामिरो के नाम से पुकार रहा था और सामने वाली धरती पर, द्वीप पर वामिरो ततारा के नाम से पुकार रही थी। ततारा लहूलुहान हो चुका था। तो ततारा खून से लथपथ हो चुका था। वह अचेत होने लगा।
अचेत होना, बेहोश होना। वह बेहोश होने लगा था और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। कुछ देर बाद उसे कोई होश ही नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था। कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर, धरती पर वह पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। वह भूखंड दूसरे हिस्से से संयोग से जुड़ा हुआ था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। तो पानी में बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंच गया और उसका आगे क्या हुआ, कोई नहीं जानता है। इधर वामिरो पागल हो उठी। वामिरो उसकी याद में पागल हो गई थी। वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती। तो उसी चट्टान पर वह जहाँ वे दोनों मिला करते थे, उसी चट्टान पर आकर वह बैठा करती थी उसकी याद में। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह विलग हो गई। तो परिवार से विलग होना, अलग होना, उसके परिवार से वह एक तरह से अलग हो गई है। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग न मिल सका। तो लोगों ने उसे ढूंढने के लिए कई प्रयास किए, पर उसे ढूंढना उनके बस में नहीं था। आज न ततारा है न वामिरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। तो छात्रों, आज न ततारा है न वामिरो है, परंतु उनकी प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है। तो निकोबारियों का कहना यह है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो 2 टुकड़े हुए, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान ही है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जो लिटिल अंडमान कार निकोबार से 96 किलोमीटर पर बसा हुआ है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांवों में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। तो निकोबारी लोगों को यह एक युगल प्रेमियों का बलिदान, उससे उन्होंने सीख ली है और वे अभी एक गांव की लड़की को दूसरे गांव के लड़के से ब्याह करने के लिए तैयार हो गए, वैवाहिक संबंध जोड़ने लगे। ततारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। तो छात्रों, ततारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु, वे एक दूसरे के लिए खुद को त्याग कर दिए। ऐसी मृत्यु का अंत क्या हुआ, उसका सुखद परिवर्तन हुआ है। मतलब गांव के लोग, जब से यह घटना घटी, तब से एक गांव के लड़के को दूसरे गांव के लड़की से वैवाहिक संबंध जोड़ने लगे। इस प्रकार सुखद परिवर्तन हुआ है। तो छात्रों, इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि ततारा वामिरो कथा मानवीय संबंधों को स्थापित करने वाली रोचक प्रेम कथा है। यह एकता और आत्मीयता का संदेश देती है। यह कथा हमें एकता और आत्मीयता का संदेश देती है। सीमाएं मनुष्य के दिलों को नहीं बांट सकती। तो कोई भी द्वीप की सीमाएं मनुष्य के दिलों को कभी बांट नहीं सकती। प्रेम सार्वभौमिक सत्य है। तो प्रेम यह सत्य है, इसे सभी को मानना पड़ता है। मनुष्य का मनुष्य से प्रेम होना स्वाभाविक है। मानव जाति को प्रेम संबंध के मध्य किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न करने का अधिकार नहीं है।
प्रेम बांटने वाली भावना विनाश का कारण बन सकती है। प्रेम को अगर बांटने की भावना रखेंगे तो वह विनाश का कारण बन सकता है। व्यर्थ की रूढ़ियों को अपने हृदय में स्थान न दे। यह रूढ़ियाँ, यह परंपराओं को अपने हृदय में कभी स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर भयानक परिणाम हो सकते हैं। अगर इन रूढ़ियों को, परंपराओं का पालन हमें करने के लिए मजबूर किया गया, तब भयानक परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि ताताराव आमीरों का बलिदान हुआ है, इसी प्रकार हो सकता है। तो छात्रों, पाठ समाप्त हुआ है।